सर आप कलाकार नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं कलाकार नहीं होता तो एक एक्टर हो सकता है। क्योंकि पहले ड्रामा में मैंने इतना अच्छा काम किया था, पूरे गांव के लेडीज लोग दे लिटरली दे क्राइड। आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को कैसे देखते हो और आपकी क्या राय है? निसर्ग जो है, नेचर जो है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। जी सर। और नेचर की तरफ देखने के लिए एक आँख होना चाहिए। आपने जो देखा है वो किसी ने नहीं देखा होगा और किसी ने अनुभव नहीं लिया होगा। ऐसा कुछ करो। आप पहाड़ ज्यादा पसंद करते हो या समंदर? पहाड़ जो है कूदने के लिए अच्छा है, समुंदर है वो तैरने के लिए अच्छा है। आजकल सबको अपनी पहचान अलग से बनानी है, सबको अपनी कला पर काम करना है, खुद को ढूंढना है, तो आपकी इन सब बच्चों को क्या सलाह रहेगी? बच्चों को एक ही मेरी सलाह है। नमस्कार और स्वागत है द नगमा शो में। यह सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक सफर है जहां हम ऐसे कलाकारों से मिलते हैं जिनकी सोच और कला भारत की पहचान बना रही है। आज का एपिसोड बहुत खास है। हमारे साथ है देश के जाने माने समकालीन कलाकार, चित्रकार, प्रिंट मेकर और शिक्षक श्री विलास शिंदे जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। 1953 में सातारा में जन्मे श्री शिंदे ने अपनी पढ़ाई जे स्कूल ऑफ आर्ट से शुरू की। आगे की पढ़ाई उन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय में की है और फिर पेरिस के मशहूर इकोल दे बुजा आर्ट्स में जाकर महान कलाकार SW हेटर से सीखी। अपनी लंबी कला यात्रा में उन्होंने कई पुरस्कार और सम्मान पाए हैं, जैसे संस्कृति मंत्रालय से वरिष्ठ फेलोशिप और महाराष्ट्र और गुजरात का अकादमी से सम्मान। उनकी पेंटिंग्स चाहे साधारण हो या एब्स्ट्रैक्ट, हर बार हमें जगह, संतुलन और मौन की गहराई का एहसास कराती है। अपनी पत्नी और कलाकार जिनसुख शिंदे के साथ उन्होंने जो स्टूडियो बनाया है वह सिर्फ काम की जगह नहीं है तो बल्कि जीवन, अनुशासन और कविता का संगम है। हमें गर्व है कि आज वे हमारे साथ है। स्वागत है सर आपका ये द नगमा शो में। सर आपको पहला सवाल ये रहेगा, सातारा से पेरिस तक जो आपकी यात्रा रही है, कोई एक ऐसा लम्हा है जहां आपकी कला असली शुरुआत हुई है, ऐसा आपको लगता है? कला एक ऐसी चीज है कि एक दो दिन में खत्म नहीं होती है। या कुछ साल पढ़ाई किया तो कला में आप एक्सपर्ट हो गए या कला में अच्छा कुछ काम करते, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कला एक बहुत लंबी जर्नी होती है। एक आपका कॉलेज शुरू में स्कूल से लेके यानी बचपन से लेके, मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ सातारा में, उसका नाम है एकम्बे। वो एक ऐसी जगह है कि इट वाज सराउंडेड बाय माउंटेन्स और इतने खूबसूरत सौंदर्य था, नेचुरल सौंदर्य, कि कभी बचपन में मैं पहाड़ पे भी चढ़ता था और खेती में जाके पैदल चलता था और पंछियों को देखता था, पेड्स को देखता था, हर एक तरह के फूलों को देखता था। ये जो जीवन है, ये जो अनुभव मिला है, इसी से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा जो अट्रैक्शन या मेरा जो स्टडी करने का या लाइकनेस जो बोलते हैं कि भी, वो मुझे नेचर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो मैं नेचर में इतना नज़दीक से देखा, हर एक फूल पत्तों से मैं हाथ से टच करके उसका टेक्सचर, उसका फीलिंग्स, उसका स्मेल, वो हर एक चीज़ में अनुभव लेता था। तो ये करते करते स्कूल में जब गया तो स्कूल में वो चौक लेके, वो स्कूल का जो बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड, वो भारी था और मैंने कुछ चॉक्स वगैरह ऐसे लेके वो ड्रॉ करता था और लोग देखते थे कि ये क्या बच्चा कर रहा है, इतना छोटा सा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये जो ड्राइंग करता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी डे एंड नाइट वही वो पेंसिल लेके या चौक लेके कुछ ना कुछ करता था। तो ये बचपन से लाइकनेस या बचपन से अवार्ड या बोलते हैं मराठी में, तो वो मुझे लग गया था। तो स्कूल में जब गया तो ड्राइंग टीचर जो थे तो उनको अच्छा लगा कि वो ड्राइंग मेरा लाइन अच्छा था, वो कलर सेंस भी थोड़ा अच्छा था, क्योंकि कलर से इतना मेरा जुड़ा हुआ था। नेचर में हर एक कलर
कौन सा कलर किसके साथ है सब याद आता था। तो वो मेमोरी से एक स्कूल में मैं करता था। कभी कभी वो पत्ता या फूल लेके आके वो उसको ड्रॉ करता था। तो वो कलर सेंस जो था बहुत अच्छा था। तो टीचर्स को अच्छा लगा, उनको लगा कि ये लड़का ड्राइंग में कुछ कर सकता है। तो जब ड्राइंग का जो रूम था स्कूल का, तो ड्राइंग टीचर ने वो चाबी मेरे पास दे दिया। वो बोला कि जब भी तुमको टाइम मिलेगा, तुम्हारा जब भी पीरियड ऑफ होगा, तभी ड्राइंग रूम में जाके कुछ ना कुछ करते रहना। तो मुझे अच्छा लगा कि इतना बड़ा ड्राइंग रूम मेरे लिए खुला किया और वो भी चाबी देके। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो जब भी मेरा पीरियड ऑफ था या जब भी टाइम होता था, मैं जाके वहाँ पे ड्राइंग करता था। कलर से जो कलर चाहिए वो यूज़ करता था। तो ऐसे करते करते ड्राइंग का बहुत इंटरेस्ट निर्माण हुआ। और जब कॉलेज या स्कूल का जब फाइनल ईयर हुआ, तब हमारे गांव में एक टीचर थे, BS चौहान थे। उनको भी अच्छा लगा। वो भी टीचर थे, बॉम्बे में वो पढ़ाते थे। तो उनको मालूम था जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। और जो एक्चुअल जो टीचर थे SS बूथकर, जो स्कूल में पढ़ाते, उनको पूना का कॉलेज मालूम था, अभिनव कला विद्यालय। तो ये दोनों में से हम लोगों का चल रहा था कि कहाँ जाने का। तो सब लोगों ने बोला कि तुम JJ में जाओ, JJ स्कूल ऑफ आर्ट इज़ द बेस्ट। तो JJ में जब आया मैं, तब गांव से आया था, छोटे शहर से आया था। तो यहाँ पे बॉम्बे के स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स आर्टिस्ट है, टीचर्स है और बड़े बड़े पेंटिंग करते हैं, उनके बच्चे, मुझे डर लगता था उनके साथ बैठने का, क्योंकि लगता था कि ये लोग ऑलरेडी बहुत कुछ किया है ये लोगों ने और बहुत कुछ करते होंगे, उनका ड्राइंग भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं कैसा इनके साथ बैठ के काम कर पाऊंगा। तो थोड़ा डर के मैं JJ स्कूल ऑफ आर्ट में फर्स्ट ईयर में लास्ट बेंच पे बैठता था। तो बहुत डर के बैठता था वो भी। तो मैंने सोचा कि अभी ये आंसर नहीं है पीछे बैठने का या ऐसे चुपचाप बैठने का। अभी ये लोगों के साथ मुझे कॉम्पीट करना है, ये लोगों के साथ काम करना है और कुछ करके दिखाना है। ये एम्बिशन लेके मुझे डे एंड नाइट आई वाज थिंकिंग कि क्या करने का। तो कॉलेज के शुरू होने के पहले मैं हर एक स्टेशन में जहाँ पे जब भी टाइम होता था, जैसे मैं रहता था सायन में, तो सायन स्टेशन पे कभी बैठ के लोगों का स्केचिंग करता था। और VT में जो अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, यस सर, वहाँ पे गांव में जो ट्रेन जाती है वहाँ पे लोग बहुत सारे बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे जाके मैं स्केचिंग करता था 2 घंटा पहले, कॉलेज के पहले। फिर कॉलेज में जाता था और कॉलेज में काम करता था। इवन मैं खाना भी, लंच भी क्लास में ही लेता था, कभी रेस्टोरेंट में गया नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा पेंसिल के साथ ही जुड़े रहने का था। और आई वॉन्टेड टू वर्क वेरी हार्ड दैट I could do something and I could show something to the Bombay student. तो ऐसा करते करते बहुत मेहनत किया। जब भी सेकंड ईयर में गया, फर्स्ट ईयर में तो मैं एडजस्ट करने में ही गया मेरा। जब सेकंड ईयर में गया, सेकंड ईयर में हमारा एग्ज़ाम होता था, ऑल ओवर महाराष्ट्र एग्ज़ाम होता था। तो उसमें मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया मैं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि हम ये बॉम्बे के इतने सारे काम करने वाले लड़के, इतने होशियार लड़के जिनके पेरेंट्स आर्टिस्ट है, उनको बचपन से ही ड्राइंग का गाइडेंस मिलता था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मेहनत करूँगा तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वो कॉन्फिडेंस था। ऐसा करके JJ में थ्रू आउट
द ईयर फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट क्लास मिलता था और हमेशा मेरा फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा नंबर होता था। सर मुझे यही आगे आपको सवाल पूछना है कि सातारा से पेरिस तक आपकी ये सब कुछ ट्रैवल रहा है। सातारा में जो नेचर था उसका आपके पेंटिंग पर बहुत ज़्यादा असर दिखता है, तो यही चीज़ आपको अलग बनाती है एज अ कलाकार, आपकी क्या राय है? जो सतारा में गांव से जो सीखा, जो ओरिजिनल नेचर, जो एक्चुअल नेचर जो क्या बोलते हैं नज़दीक से देखने को जो मिला, वो पेरिस जब गए, पेरिस जाने का ये दैट वाज नॉट इन माय इवन इन ड्रीम आल्सो। लेकिन नसीब से पेरिस जाने का, क्योंकि उसी हमारे टाइम पे कहीं अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाना ये बहुत बड़ी बात होती थी। पहले एक तो वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल था, और पेरिस जैसे जगह पे जहाँ पे कले का माहिरगर बोलते हैं उसको, वो कला हर जगह, हर एक कॉर्नर में, पेरिस के कॉर्नर में कला का म्यूजियम होता था। तो वो जब देखने के लिए गया तो पहले तो एक मालूम नहीं था कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। जब तक पेरिस में लैंड नहीं हुआ तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि सच में मैं पेरिस में जा रहा हूँ। जब फ्लाइट में बैठा तब लगा कि जा रहा हूँ। जब पेरिस में लैंड हो गया, पेरिस के एयरपोर्ट पे, तो सनराइज और सनसेट के बहुत मोने माने इनके हम बहुत पेंटिंग्स किताब में देखते थे। तो मुझे आई वांटेड टू सी द सनराइज, क्योंकि सनराइज के पहले मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, पहले मैं बाहर गया और जाके सनराइज देखा। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई कुड सी द सनराइज। पेरिस में क्या सनराइज होता है, so that I could see it. So I was very excited, I was very happy, and I learned a little bit French here because they taught us, all French scholars know, they taught us little French, you know. जी सर। So I knew little French, but my English and the French, it was very poor. तो मैंने बोला nothing doing, मेरा पेंसिल तो है, I can draw something and I can explain them, क्योंकि इधर ये करना है, वो करना है, कैसे जाना है, I can draw and show them. तो with the broken French, वो वहाँ पे जो काउंटर था स्टूडेंट्स के लिए, उनसे पूछा, उन्होंने गाइड किया। एज पर देयर गाइडेंस पेरिस पहुँचा। पेरिस जाने के बाद दिन कॉलेज में जाना, जहाँ पे बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े कलाकार सीखे थे। इवन माइकल जैसे लोगों ने वहाँ पे काम किया था। और कॉलेज के सामने, बिल्कुल सामने लूव्र म्यूजियम था। लूव्र म्यूजियम दुनिया में सबसे बड़ा म्यूजियम और सबसे फेमस म्यूजियम। वो जब देखने के लिए गया अंदर, तो बहुत, मैं लिटरली आँख से पानी आ गया कि मैं जो लोगों का किताब में स्टडी करता था पेंटिंग का, वो लोगों का पेंटिंग में अब आज देख रहा हूँ और उनके पेंटिंग के सामने खड़ा हूँ। लिटरली इट वाज, द आईज बिकेम वेट। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये अनुभव से आपको जो प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा से आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है और आप काम करते रहते हो। तो गांव से लेके पेरिस तक आपका ओरिजिनलिटी जो है वो अंदर रहता है। जी सर, जी आप सर। भले कहीं अमेरिका में जाओ, पेरिस में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन जो आपकी क्रिएटिविटी है वो वही रहती है। लेकिन आपको अलग अलग रंगों का कैसे इस्तेमाल किया है, अलग अलग बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने, और क्या टेक्निक यूज़ किया है, वो सीखने को मिलता है। वो सीखने के बाद देन आप अपनी खुद की स्टाइल बना सकते हैं। हो। जी सर। दिस इज द वन एडवांटेज गांव से लेके पेरिस तक का अनुभव रहता है। सर, जे स्कूल ऑफ आर्ट से लेके बड़ौदा यूनिवर्सिटी तक
आपको बहुत सारे अनुभव आए होंगे, कल्चरल डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग फ़र्क है। तो ये फ़र्क को आपने कैसे समझा और खुद को कैसे इवॉल्व किया? जे में क्या बोलते हैं, बेसिक स्टडी जो होता है वो जे में शुरू हुआ। और जो मास्टरी, कलर में मास्टरी आना या ड्राइंग में मास्टरी आना, मास्टरी इन द सेंस एक्सपर्ट होना, अच्छा काम करने का जो एक्सरसाइज जो होता है ना, वो जे में हुआ। बड़ौदा में जाके वो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट, उनका अलग अनुभव, उनका काम करने का तरीका अलग, वो देखने से फिर इंटरेक्शन होता है और तुम्हारा विजन जो हो वो वाइडन विजन हो जाता है और कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि देखो, अपने इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश, हर एक स्टेट अलग अलग है, हर एक स्टेट का कल्चर अलग है, हर एक स्टेट का कपड़ा पहनने का या रहने का, और इवन फूड में भी काफ़ी फ़र्क है। ये जो कल्चरल एक्सचेंज जो है जी वो वहाँ बड़ौदा में देखने को मिला। तो द विजन है थोड़ा ब्रॉड हो गया। सर, आप जब पेरिस थे तब आपने SW हेटर सर के सामने या उनके साथ काम किया, तो वो आपका अनुभव कैसा था? हेटर के साथ जब गए तो हेटर इज वर्ल्ड फेमस प्रिंट मेकर। जी सर। तो उनका खुद का स्टूडियो था और स्टूडियो में जो एचिंग का जो प्रोसेस होता है, वो हेटर तो बेसिकली वो साइंटिस्ट था। तो उनको कलर टेक्निक जो है कि वो कलर के केमिकल्स जो है उसका कैसे इस्तेमाल होता है और कलर एक दूसरे से मिक्स करने से क्या होता है, अगर उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा मिक्स करने से क्या होता है, वो सब उन्होंने रिसर्च किया था। तो उनके स्टूडियो में ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारे लोग, आर्टिस्ट आके वहाँ काम करते थे। तो वो स्टूडियो में वो जो टेक्निक जो था उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी का जो टेक्निक है वो वहाँ पे सीखने को मिला और हेटर खुद आके वो सिखाते थे। नॉर्मली क्या होता है, मास्टर जो होते हैं ना कभी आते हैं, लेकिन ये हेटर का ये खासियत ऐसा था कि वो आता था, पूरा दिन वो स्टूडियो में रहता था और स्टूडेंट के साथ काम करता था और स्टूडेंट से काम करवाता था वो। इवन देवर अमेरिकन एल्डरली लेडी वहाँ पे आके काम करती थी। इवन जापान से जो एल्डरली आर्टिस्ट है वो भी आके काम करते थे वहाँ पे। फिर जिनसुक आई थी वहाँ पे, तो जिनसुक के साथ मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई। तो वो जिनसुक को एक था कि इंडिया के बारे में बहुत उसने पढ़ा था वो बुद्धा के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ा था। वो टेम्पल वहाँ पे कोरिया में टेम्पल में जाके मदर के साथ वो जाके वो बैठती थी और बुद्धा के बारे में वो इतना ये थी, अटैच थी। तो जब मैं मिला उसको तो उसको लगा कि दिस इज समथिंग कि लाइक उसको लगा कि सब इंडियंस है बुद्धा जैसे ही है उसको वो अट्रैक्शन था वो। तो देन शी स्टार्टेड टॉकिंग विथ मी विद द ब्रोकन फ्रेंच, ब्रोकन इंग्लिश। देन वो इंडिया के बारे में पूछती थी। फिर हम काम करते समय बहुत सारा इंडिया के बारे में और कोरिया के बारे में डिस्कशन करते थे। तो उसको इतना लगा होगा कि देन शी डिसाइडेड दैट लेट्स वर्क टुगेदर। then she said I said that I want to stay for some more years in Paris. She said nothing doing. Now we have learned the technique. हेटर्स ने जो सीखा है वो हमने सीखा है. Let's go to India. We'll travel in India. We see the Buddhist places and we'll make studio in India only. This is our country. We'll go to our country only and we'll work there. तो ऐसा करके हमने डिसाइड किया और इंडिया में आए यहाँ पे. देन स्टूडियो सेटअप किया. दोनों ने साथ काम करते हैं. अभी भी बहुत सारा काम करते हैं. तो
सो सर अब अभी आपके कला प्रक्रिया और आपके सोच के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपकी पेंटिंग में सर रंग, रूप और साइलेंस का एक खास बैलेंस दिखता है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को कैसे देखते हो और आपकी क्या राय है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंटिंग का भविष्य क्या है और सारी चीजें? निसर्ग जो है, नेचर जो है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। और नेचर की तरफ देखने के लिए एक आँख होना चाहिए, जो आँख दूसरे लोगों से एकदम अलग हो। Yes. और आपका जो आपने जो देखा है वो किसी ने नहीं देखा होगा और किसी ने अनुभव नहीं लिया होगा, ऐसा कुछ करो। तो मेरा वही अट्रैक्शन था। तो मैं हमेशा सनलाइट और शैडो, ये दैट वाज माय बेसिक, क्या बोलते हैं, जान होती है ना जो निसर्ग की तरफ देखने की। हाँ, yes. तो उसी को मन में रख के मैं पत्ते पर देखता था। मैंने बहुत सारे, इवन मैं जब भी ट्रैवल किया ना, बहुत सारे शूट किए हैं। इवन द फिल्म्स भी मैंने नेचर के ऊपर बहुत सारे फिल्म बनाए। ड्यूरिंग द कोविड टाइम अराउंड 100 शॉर्ट फिल्म्स बनाए मैंने। इतना सारा शूट करके रखा था। तो कोविड के टाइम पे घर में बैठने का ही कंपलसरी हो गया था। जी, तो मैंने वो अच्छी तरह से एडिट करके अच्छे फॉर्मेट में बहुत सारे फिल्म बनाए हैं। तो नेचर इतना नज़दीक से देखा है और कलर इतना नज़दीक से देखा है, तो वो कलर स्कीम और वो इवन द सनलाइट, जब वो घास के ऊपर दव होता है, सनलाइट जब भी आता है तो वो दव शाइन्स लाइक अ डायमंड एंड डॉट 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 डॉट्स एंड दैट डॉट्स, इट वाज अट्रैक्टिंग सो मच टू मी। घास जो है, घास हम नॉर्मली देखते हैं, लेकिन ऊपर से अगर घास देखोगे तो डिटेल में इतना कुछ दिखता नहीं है। अब जब भी नजदीक जाओगे तो उसका डिटेल्स की इतना टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है, फिर जो सूखा हुआ घास है उसका कलर क्या है, एकदम यंग घास है उसका कलर क्या है। ये जो कलर स्कीम है वो नेचर से ही मुझे सीखने को मिला। और अभी मेरा ऐसा हो गया कि जब भी मैं ड्राई लीव्स देखता हूँ ना, इट अट्रैक्ट्स मी वेरी मच। आई डोंट नो समवेयर, बिकॉज दैट ड्राई लीव्स अगेंस्ट द सनलाइट, इफ यू सी, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड दैट टेक्सचर्स, इट लुक्स सो intricate and very dynamic it looks, you know. So now I do a lot of that textures in my etchings and even in my paintings also. If you see, a lot of textures and the small forms are there. But if you look at my painting, no, it will look like, you know, just one patch of land or something, and grassland you will see. Nice. सर, प्रिंट मेकिंग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्या प्रिंट मेकिंग आपके अनुभव में अभी कैसा झलकता है और आपको इसके बारे में क्या लगता है? प्रिंट मेकिंग एक ऐसा है, क्योंकि प्रिंट मेकिंग टेक्निकली इज टीडियस। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड विथ द कॉन्फिडेंस यू हैव टू वर्क। यू नो, जस्ट वर्किंग लाइक दैट इट डजंट हैपन, यू नो, इट डजंट गिव द रिजल्ट व्हाट यू वांट। तो उसके लिए बहुत कष्ट करना होता है। और वो केमिकल प्रोसेस जो होता है, जो पहले हम जिंक प्लेट के ऊपर ब्लैक जापान आता है, जो एसिड रेजिस्टेंस होता है, वो एसिड उसके ऊपर अटैक नहीं करता है, उससे जिंक प्लेट के ऊपर ड्राइंग करते हैं। और उसको ड्राइंग करने के बाद हम उसको नाइट्रिक एसिड में वो प्लेट को डालते हैं, और जहाँ पे जो लाइन होता है वो लाइन के ऊपर एसिड अटैक नहीं करता है, रिमेनिंग पोर्शन जो है वहाँ पे एसिड अटैक करता है। ऐसा करके आपका एक प्लेट ईच हो जाता है। तो उसके लिए आप जो लाइन ड्रॉ करोगे, यू हैव टू हैव
फुल कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो वो एक फ़र्क है। पेंटिंग में क्या है, लाइन ड्रॉ किया तो उसको मिटा सकते हैं और फिर दूसरा लाइन ड्रॉ। एचिंग में नहीं है। एचिंग में अगर तुम्हारा लाइन खराब हो गया, पूरा प्लेट खराब हो गया, तो दैट एचिंग का जिंक प्लेट महंगा होता है, तो उसको एक बार ख़त्म किया तो वो यूज़ में नहीं आता है। तो इसीलिए यू हैव टू हैव फुल कॉन्फिडेंस व्हाट यू आर डूइंग ऑन दैट। तो वो एक है। तो ये जो क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ जो लाइन करने का और काम करने का एचिंग है, वो जो माइंड में बैठता है, एक फिक्स हो जाता है कि ऐसा, तो पेंटिंग में कभी गलती नहीं होता है, क्योंकि एचिंग में आपने अच्छी तरह से अनुभव लिया है। क्योंकि गलती होगा तो ख़त्म। तो कैनवस में जब भी ड्रॉ करता हूँ तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ लाइन ड्रॉ करता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कलर यूज़ करता हूँ। तो वो एक फ़ायदा होता है। टेक्निकली यू बिकम एक्सपर्ट, कलर थियरी या इवन द प्रिंट। और प्रिंट जब भी लेते हैं, जिंक प्लेट के ऊपर का ड्राइंग और प्रिंट जब भी लेते हैं, तभी एक सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब भी प्लेट के ऊपर काम करते हैं तो मालूम नहीं होता है कि इसका कैसा प्रिंट आएगा, क्या होगा, मालूम नहीं। लेकिन जब एक्चुअल प्रिंट लेते हैं तब सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और यू बिकम वेरी हैप्पी, यू नो। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग। तो जो प्रिंट मेकिंग में एक्सपर्ट है तो पेंटिंग में कभी फेल नहीं होगा, फेल नहीं होता है। जी सर, जी सर, ग्रेट सर। सर, आपने और जिनसुक शिंदे जी ने कालीना में एक स्टूडियो बनाया है, क्या हम वहाँ पर आके सीख सकते हैं? और स्टूडियो के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये कालीना स्टूडियो का एक स्टोरी बन गया। पेरिस में जब थे, पेरिस के बाद जब वापस आ गए इंडिया में, हमें घर नहीं था। तो एक तो जिनसुक बोली कि तुम पहले जाओ और कहाँ रहने का, क्या करने का, वो कैसे, वो तुम एडजस्ट करो, तुम देख लो वो सब। तो मैं भी थोड़ा ये था कि अभी करने का क्या, अभी बॉम्बे में तो एक घर नहीं है। तो इधर YWCA करके इधर ही सामने है, NJMA के सामने है। तो उधर जाके मैंने देखा और इंक्वायरी किया कि इधर 1 महीने के लिए मिल सकता है क्या रहने के लिए। बोले ठीक है मिल सकता है, लेकिन आपको पर डे जो है वो पे करना होगा। चलो कोई बात नहीं। तो हम जब पेरिस से जब आए तो हम दोनों इधर रहते थे YWCA गेस्ट हाउस में, NJMA के सामने। तभी NJMA नहीं था। तब 1 महीना वहाँ रहे। तो एक हमारे गांव के एक मिनिस्ट्री में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम करते थे। तो उनको मालूम था कि एक 10% आर्टिस्ट के लिए, राइटर्स के लिए घर मिलता है कि जो गवर्नमेंट कोटा से, वो सस्ता रहता है। तो बोले कि तुम वो ट्राई करो। तो हमने वो ट्राई किया। इधर 1 महीना रहे तो हर रोज़ वो मिनिस्टर के कैबिन के सामने जब हम बैठते थे, मिनिस्टर को मिलने का, ये बात करने का। तो पहले जब मैं इंडिया में जो था, हमारे काफ़ी एग्जीबिशन हुए थे, मैंने काफ़ी एग्जीबिशन किए थे, उसका रिव्यूज़ वगैरह था। और जिनसुक वगैरह को जब हम आए यहाँ पे, जिनसुक ने भी एग्जीबिशन, पहला हमारा एग्जीबिशन हुआ था। तो काफ़ी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया था। वो सब न्यूज़पेपर कटिंग हमने रखे थे। तो वो लेके मिनिस्टर के कैबिन के सामने हम जाके बैठते थे कि मिनिस्टर को ये देख के कुछ हमें घर दे। तो एक हमारे सतारा डिस्ट्रिक्ट के प्रतापराव भोसले करके एक मिनिस्टर थे, तो उनको जाके ये दिखाया। तो वो सरप्राइज हो गए कि हमारे गांव का लड़का इतना सारा एग्जीबिशन किया, पेरिस में एग्जीबिशन किया, पेरिस में स्टडी किया और इतना अच्छा काम करता है, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो सब गांव के जो लोग बैठे थे उनको बोला कि हम ये लड़के के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं चीफ मिनिस्टर को लिखता हूँ। उसी टाइम पे वसंत दादा पाटिल चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, मैं उनको लेटर लिखता हूँ, उनको जाके मिलो। उन्होंने लेटर लिखा, ये हमारा गाँव का लड़का है, उसको घर दे दो।
और अर्जेंटली दे दो कि उसको रहने के लिए घर नहीं, इधर गेस्ट हाउस में रहता है करके। तो ऐसा लेटर दिया, तो मैं जाके मिला वसुंधरा पटेल, बोले तुम्हारा हो गया है, सैंक्शन हो गया है, तुम तो अभी जाके ढूंढ लो आपको कहाँ पे घर चाहिए। तो मैं ईस्टर्न लाइन पे मुलुंड तक देखा मैंने, और वेस्टर्न में दहिसर जोगेश्वरी इस तरफ मैंने देखा। फिर बाद में ये कालीना में एक जगह थी जो मुंबई यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने थी। मुंबई से यूनिवर्सिटी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वही तो मुझे चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट के साथ बात करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, बहुत कुछ सीख सकता हूँ। और जिनसु को अच्छा लगेगा कि वो वहाँ जाके वो एक पाली डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ जाके कुछ बुद्धिस्ट के ऊपर सीख सकती है, कुछ बात हो सकती है उसके। तो वो मैंने वो कालीना का घर सिलेक्ट किया और मिनिस्टर को जाके बोला कि मैंने ये घर सिलेक्ट किया, ये मुझे दे दो। तो वो घर मुझे मिला। वो घर जब उसमें 2 घर थे, एक म्यूजिशियन इंडियन क्लासिकल गाने वाले गुलाम मुस्तफा खां, अभी नहीं है, वो बहुत फेमस कलाकार है, उनको मेरे बाजू में और मेरा स्टूडियो, ऐसा आजू बाजू में हम दोनों को घर मिला। तो ये घर जब मिला तो हमारे पास कुछ नहीं था, कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही जाके हम 1-2 बेड शीट ले लिए और चटाई जैसा हमने डाल के हम वही सोते थे, वही खाना पकाते थे। और वहाँ कोई नहीं, 2 लोग रहते थे वो बिल्डिंग में, खाली ग्राउंड फ्लोर पे, और हम थे। तो पानी वगैरह बाहर से ही भरना पड़ता था, भर के वो खाना खुद पकाते थे और ड्राइंग्स करते थे। उसी टाइम पे एचिंग प्रेस वगैरह नहीं लिया था। और ये जब स्टूडियो मिलने के बाद हमने एचिंग प्रेस, मेरा भाई है वो बनाता था, उसको बताया मैंने कि एचिंग प्रेस कैसे बनाने का, तो उन्होंने बना के दे दिया। और वो जब सेटअप हुआ तब हम डे एंड नाइट वहाँ पे काम करते थे। कभी कभी रात को हम खाना पका देते तो कुकर का जो सीटी बजता है ना, तो वो बाजू के आजू बाजू लोग बोलते थे ये इनके घर में 2 बजे सीटी कैसा बजता है, 12-1 बजे कैसा बजता है। तो उन्होंने पूछा नेक्स्ट डे कि आपके घर में आवाज क्यों आता है ऐसा। मैंने बोला कि हम रात को काम करते हैं, कभी कभी भूख लगता है तो इसीलिए हम राइस पका के खाते हैं, इसलिए वो आवाज आता है। तब वो ये हो गया उनको कि ठीक है। तो ऐसा डे एंड नाइट काम कालीना में करते थे। वही सर, हमें अगर आपके यहाँ पर आके सीखना है, आपकी कला सीखना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या करना पड़ेगा? एचिंग का प्रोसेस मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि आर्ट सिखाना नहीं होता है। आपका आर्ट देख के मुझे मालूम होता है कि ये लड़का या ये लड़की कौन से रास्ते में जाने की तैयारी में है, या कौन से रास्ते में अच्छी तरह से चल सकती है, या लड़का अच्छी तरह चल सकता। उनको रास्ता बोल देता हूँ कि ठीक है ये रास्ते पे आपको चलना है, ये आपका रास्ता है। तो अभी उसके ऊपर डिपेंड्स है, वो टेढ़ा चले या सीधा चले। टेढ़ा चलेगा गिर जाएगा, सीधा चलेगा तो उसका कहीं ना कहीं टारगेट होगा, वो पहुंच जाएगा वहाँ पे। तो ये बता सकता हूँ, लेकिन टेक्निकली नॉलेज दे सकता हूँ। टेक्निकली नॉलेज इज नॉट द टीचिंग, वो आपको खाली टेक्निकल नॉलेज होता है, लेकिन आर्ट जो सीखना होता है वो खुद को सीखना पड़ता है। जी वो सर, कोई सिखा नहीं सकता है। जी सर, जी सर। सर, आपके देश विदेश में बहुत सारे एग्जीबिशंस हुए हैं, कोई ऐसा एक एग्जीबिशन है जो आपको बहुत यादगार है, या कुछ किस्से हैं जो आप हमें अभी बता सकते हैं? पेरिस में हुए थे एग्जीबिशन। तो जब फियाक करके एक इंटरनेशनल गेस्ट हाउस था, वहाँ पे एक गैलरी था, अच्छा गैलरी था, वहाँ पे एग्जीबिशंस किए। तो एग्जीबिशन करने के बाद अच्छा लगता था कि फ्रेंच लोग आके आपका काम देख रहे हैं, या इंडियन आर्टिस्ट ऐसा दे आर फिंगर इट आउट, क्योंकि ये देखो इंडियन आर्टिस्ट है, इनका कलर देखो इंडियन कलर है, इनका फॉर्म्स देखो वो इंडियन फॉर्म्स है। वो सुनने को अच्छा लगता था वो। तो और दूसरा एक इंसिडेंट ऐसा था कि इंडिया इज सच अ वंडरफुल कंट्री।
आप अगर मेहनत करोगे, आप ऑनेस्ट रहोगे, आपको कहीं ना कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा आप सरप्राइज रहोगे। हमने एक एग्जीबिशन किया था कोरिया में। तो कोरिया में जब एग्जीबिशन फिक्स हो गया, गैलरी स्पॉन्सर जैसा एग्जीबिशन था गैलरी में, तो ओपनिंग के दिन वहाँ मुझे पहुँचने का था। मैंने अपना ICCR जो है उनको एप्लीकेशन दिया था कि मुझे एग्जीबिशन करना है और मेरा एग्जीबिशन स्पॉन्सर हो रहा है वहाँ पे कोरिया में, और मुझे जाना है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो कुछ आप स्पॉन्सर करो। बोले हम स्पॉन्सर करते ही आपको टिकट देंगे लेकिन आपको पैसा नहीं देंगे। मैंने बोला ठीक है, टिकट तो दे दो। तो उन्होंने टिकट दे दिया, सैंक्शन हो गया। और ICCR का इधर ऑफिस था, इधर नरीमन पॉइंट में, तो उधर मैं जाता था कि मेरा टिकट आया कि नहीं, आया कि नहीं। टिकट लास्ट मोमेंट तक आया नहीं था। जब जस्ट 2 दिन पहले मैं गया और उनको बोला कि देखो मेरा ये एग्जीबिशन ओपनिंग में जाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं टिकट भेजोगे तो मेरा एग्जीबिशन फ्लॉप हो जाएगा। तो ये लोगों ने न्यू दिल्ली ICCR डायरेक्टर को बोला ये, तो उन्होंने तुरंत मेरा टिकट जो इकोनॉमिक था वो एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट किया। तो आई वाज सरप्राइज, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करना इज लाइक मी बहुत मुश्किल है। क्योंकि तो वो एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट लेके फ्लाइट में बैठा कि एक बाजू में एक बिजनेसमैन सरदार जी थे। एक लड़का कैसा इधर आ गया, ये क्यों आ गया इधर, तो वो कुछ बोले नहीं है। फिर जब हांगकांग में गए तो वहाँ पे 1 घंटे का हॉल्ट था। वो जो हॉल्ट था वो एग्जीक्यूटिव के लिए एक स्पेशल रूम रहता है, वेटिंग रूम रहता है। तो आई वॉज स्केयर्ड टू गो इनसाइड दैट रूम एंड वेट। वहाँ पे सब शैम्पियन फ्रीली मिल रहा है, जितना चाहिए पी लो, कुछ लिकर भी चाहिए तो ले सकते हैं। तो गया, मैंने बोला कि एटलीस्ट लेट मी एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव क्लास क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रूम क्या होता है, वो तो ये सब मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करने वाले होगे तो आपको ऐसा कुछ सरप्राइज मिलेगा, और आपको जब भी कभी ड्रीम में भी नहीं होगा वो आपको मिल सकता है। वो एक अनुभव अच्छा था। और पूरा मेरा ट्रैवलिंग जो था एग्जीक्यूटिव क्लास में हुआ था। तो इवन दैट गैलरी दे वर सरप्राइज, एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल किया। तो दैट वाज समथिंग, दिस इज व्हाट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैड अ कॉन्फिडेंस विद इन मी। अगर मैं कष्ट करूँगा, अगर मैं मेहनत करूँगा, 100% आई विल गेट बेनिफिट्स ऑफ दैट। और अपना इंडिया में रियली देयर आर पीपल हु कैन अंडरस्टैंड योर हार्ड वर्क। तो ये फर्क है। जी सर, यही सारी बातें हम कर रहे हैं। NGMA में आपने कई साल काम किया है, तो NGMA के एम्प्लॉयज़ ने आपके बहुत नज़दीक रह के काम किया है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? NGMA में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी भी all of them, they are very friendly with me. As soon as I come in the NGMA, they come to me, they talk how are you and all that, ये NGMA में इतना अच्छा रहा कि बहुत सारे लोगों को मिला। और मेरा नेचर एक ऐसा है कि आई एम समथिंग, आई एम चेयरमैन एंड आई एम लाइक दैट इज नॉट माई नेचर। आई बिकम, if he is a clerk, I behave like a clerk, and then we become friendly, then we talk each other. All of them, they have become very friendly. And we did beautiful activities. We did here the dance performance also, Indian classical dance and Indian music also. And there are some colleges which are beside the JJ. Rachna Samsad is there, Bandra College of Art is there. There are many architect colleges are there. So I called them, you come and you see we artists what we are doing, Even some photographers, they came and they saw that what we are doing in the NGMA and what kind of exhibition we are doing. They were surprised, In Mumbai में
ऐसी कोई जगह है जहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट का ये पेंटिंग लगता है, ये देख के उनको सरप्राइज हुआ कि हमने कभी आया ही नहीं एनजीएमए में और कभी देखा ही नहीं। तो ये जो पब्लिसिटी है, बहुत अच्छा पब्लिसिटी मिला। और बहुत बॉम्बे के लोग, बॉम्बे में क्या है, एक कमर्शियल सिटी है और कल्चर है, दोनों साथ में चल रहे हैं। तो कल्चर और ये मनी, खरीदार जो पेंटिंग खरीदने वाले लोग बहुत सारे हैं और आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं, वो कला और ये जो संगम है वो अच्छी तरह से जो ट्रैक पे जो चल रहा है बहुत अच्छा है। देयर आर मेनी बिग कलेक्टर्स आर देयर इन बॉम्बे, तो आर्टिस्ट को भी अच्छा लगता है। दिस इज द डिफरेंस। जी सर, यही पॉडकास्ट हमारे बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं। तो आजकल सबको अपनी पहचान अलग से बनानी है, सबको अपनी कला पर काम करना है, खुद को ढूंढना है। तो आपकी इन सब बच्चों को क्या सलाह रहेगी? बच्चों को एक ही मेरी सलाह है कि आप जो भी करेंगे आपको वो नेचर से सीखने को मिलेगा। नेचर के विदाउट नेचर यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। बिकॉज नेचर ये नेचर इन द सेंस नेचर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन, भी एक नेचर का पार्ट है। तो ह्यूमन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, नेचर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये आपके दो गुरु हैं, ये गुरु को सामने रख के आपको क्या चूज करना है और क्या सीखना है वो आपको डिसाइड करना है। और आपका लाइकनेस किधर है, आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको देखना है। मैं कभी कभी मुझे पानी के ऊपर जो सन रिफ्लेक्शन होता है, सन का, मैंने बहुत सारे फिल्म बनाए हैं वो, उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन, जो शाइन होता है पानी के ऊपर, एवरी सेकंड एवरी मोमेंट फॉर्म चेंज होता है। वो फॉर्म को तुम देखते रहो, यू लर्न लॉट। तो ऐसी चीज आप नेचर में ढूंढो और ऐसा कुछ सब्जेक्ट आप ढूंढ लो, चाहे ह्यूमन हो। ड्रामा देख के कभी कभी आपको ड्रामा इतना नजदीक हो जाता है कि यू स्टार्ट क्राइंग। तो दिस इज द ह्यूमन relation and nature relation. Nature relation is so free that any time you can go. Sometimes you cry, but with the happiness you cry. With the human drama you cry, but with the sorrow and with the anger you cry. This is the difference. But nature में ऐसा कुछ नहीं है। नेचर में हो सकता है कि जब फ्लड में कोई ऐसा जा रहा है तो यू फील क्राइंग, दैट इज डिफरेंट। बट दिस इज डिफरेंट व्हाट आई एम टॉकिंग। नेचर जो है एक आपका गुरु है, आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा, वो सीखो। और ह्यूमन रिलेशन से भी आप सीखो। सर, एक रैपिड फायर हम खेलेंगे। आप पहाड़ ज्यादा पसंद करते हो या समंदर? दोनों नेचर का पार्ट है। पहाड़ जो है कूदने के लिए अच्छा है, समुंदर है वो तैरने के लिए अच्छा है। अच्छा, दोनों। सर, काम करते वक्त आपको मौन अच्छा लगता है या संगीत के साथ काम करना अच्छा लगता है? मौन, एक तो काम करते समय मौन ही होता है, यू आर मेडिटेटिंग। और म्यूजिक एक ऐसा होता है कि जस्ट सपोर्टिंग, जैसे तानपुरा में होता है ना, गाने वाले को तानपुरा का साथ रहता है, वैसा है। ओके सर, आप कलाकार नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं कलाकार नहीं होता तो एक एक्टर हो सकता है। क्योंकि स्कूल में जब था ना, दो तीन ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था। पहले ड्रामा में मैंने इतना अच्छा काम किया था, पूरे गांव के लेडीज लोग लिटरली दे क्राइड, बिकॉज वो जो ड्रामा था वुमेन के बारे में ज़्यादा था। तो वुमेन का मैंने पार्ट किया था, बच्चा था वो उसी टाइम पे, तो सबको अच्छा लगा ये बच्चा वुमेन का एक्टिंग अच्छा कर सकता है, तो वो किया था। दैट वाज। सर, कोई ऐसी फिल्म या किताब जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? सत्यजीत रे की फिल्म बहुत अच्छा लगता है। और किताब में शांता शेळके का किताब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी बहुत सारे ऐसे मराठी राइटर्स हैं, उनकी बहुत किताबें मुझे अच्छी लगती है। सर, चाय या कॉफी? दोनों नहीं, गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर। ओके, आपका फेवरेट आर्टिस्ट जिनसुख शिंदे छोड़कर? गायतोंडे।
धन्यवाद शिंदे जी, आज आप यहाँ आए और हमारे साथ आपने बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से बातें की। और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप द नगमा शो में इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े। आशा है कि यह आपकी कला की मौन सुंदरता को और गहराई से महसूस करे और प्रेरणा दे। अगली बार तक देखते रहिए, सोचते रहिए, प्रेरित रहिए। धन्यवाद।